हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं हाजिर हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जो है जिसका बहुत इंटरेस्टिंग सा टाइटल है। टाइटल इज द सेकंड डेथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आई एम श्योर अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, एंड आई एम श्योर सबने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री में, सो वी नो कि हम जब ब्रिटेन की कॉलोनी थे तो जिस कंपनी ने हमारे ऊपर रूल किया था उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पे इसकी ये सेकंड डेथ क्या हुई है इसको हम समझते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद उसकी फर्स्ट डेथ कब हुई थी, फर्स्ट डेथ क्यों हुई थी और सेकंड डेथ अब क्यों हुई है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ द सेकंड डेथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो आई एम श्योर यू आर अवेयर कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द मेन ब्रिटिश कंपनी जिसने इंडिया में आकर ट्रेड किया था और ट्रेड करने के बाद हमें रूल भी किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ नेम सजेस्ट इट वाज अ कंपनी ओनली। ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ब्रिटेन के अंदर में ट्रेड करती थी और उस टाइम में ये एक कल्चर होता था कि अगर किसी को बाहर जाके, ब्रिटेन से बाहर जाके किसी एरिया में ट्रेड करनी है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। उस टाइम में गवर्नमेंट का मतलब था ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको फॉर्म किया गया था 31 ऑफ दिसंबर 1600 में। 31 ऑफ दिसंबर 1600 में, यानी 1 जनवरी 1601 से ये अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। तो स्टैब्लिश्ड का डेट भी हमें एग्जैक्टली पता है, 31 दिसंबर 1600। सो व्हाइल आई वाज लुकिंग ऑन द इंटरनेट आई फाउंड आउट द रियल पेज जिसमें ये चार्टर के अंदर में इनका फॉर्मेशन मेंशन्ड है। ओके, तो ईयर बहुत बार पूछ लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन का, तो ईयर है 1600, फाउंडेड बाय द रॉयल चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो देखिए बहुत बार हम क्या मिस कर जाते हैं कि डेट तो याद है, ये भी पता है कि ब्रिटिश मुनाक ने ही इसको स्टार्ट किया था, लेकिन हम कहां पे मिस आउट कर जाते हैं कि लेट से कि आपसे पूछ लिया जाए कि उस टाइम में 1600 में जब रॉयल चार्टर इशू करा गया था, हु वाज द किंग और क्वीन एट दैट टाइम, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, इट वाज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, और इसके अंदर में जो परमिशन थी वो परमिशन किस चीज की थी? द परमिशन वाज टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज। ओके, तो किससे किससे ट्रेड कर सकते हो आप? ईस्ट इंडीज से। तो ईस्ट इंडीज क्या था? तो आई एम श्योर अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने वेस्ट इंडीज सुना होगा। तो वेस्ट इंडीज वर द आइलैंड ग्रुप जो आपके अमेरिका के पास में थे। सिमिलरली ईस्ट इंडीज कहा जाता था इंडिया एंड अलॉन्ग विथ इट साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो इस एरिया में अगर आपको ट्रेड करनी है, आप उसके लिए कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको फिर जो ब्रिटिश मुनार्क है, क्राउन है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 को प्रोवाइड करी थी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रॉपर कंपनी क्रिएट हो गई थी जो ईस्ट इंडीज में यानी इस एरिया में जाके ट्रेड कर सकता है। ओके, तो यहां पे जब ये इंडिया में आए थे तो इन्होंने आके जहांगीर के कोर्ट में कई बार ट्राई करा कि हमें परमिशन मिल जाए। इनिशियली इनको कई साल तक परमिशन नहीं मिली, बट फाइनली इनको अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की जो परमिशन है वो मिल गई थी एट सूरत। ओके, और एक और चीज मैं क्लियर करता हूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये जो फैक्ट्री वर्ड हम यूज करते हैं, ये वर्ड आता है फ्रॉम द पर्सन हु यूज्ड टू हेड दीज बिल्डिंग्स, जिसका नाम होता था फैक्टर। और फैक्टर कौन होता था? जो सारी रिकॉर्ड कीपिंग करता, जो अकाउंट्स रखता था, उसको फैक्टर कहते थे। तो फैक्ट्री जिसको आज हम डिनोट करते हैं टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओरिजिनली इट वाज रिलेटेड टू अ प्लेस वेयर गुड्स वर केप्ट। ओके, और बिकॉज इसको हेड करता था फैक्टर, जहां फैक्टर होगा वहां फैक्ट्री। ओके, एनीवे, तो सूरत 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश होती है और लेटर ऑन धीरे 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 करीब 100 इयर्स के अंदर में दे बिकम पावरफुल इनफ कि अब वो हमको गवर्न भी कर पाते हैं। अगर आप यहां से काउंट करें तो एक्चुअल में मोर देन 150 इयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और 2 या 3 साल में करती है, उसका 150 इयर्स की हिस्ट्री रहती है ट्रेडिंग की, अपने आप को पावरफुल करने की, जिसके बाद उनको पहली बार यहां पे पॉलिटिकल पावर मिलती है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ओके, जब ये बंगाल में सिराजुद्दौला को हराते हैं और फिर बंगाल को गवर्न करना स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्टली। लेकिन उसके बाद आता है बैटल ऑफ बुक्सार, जिसमें वो सिर्फ बंगाल के नवाब को ही नहीं बट अवध और दिल्ली के जो मुगल एम्परर हैं उनकी कंबाइंड फोर्सेस को हराते हैं, एंड देन दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर गवर्निंग पावर ऑफ बंगाल ऑल्सो। ओके, और उसके बाद में जो कह सकते हैं बैटल ऑफ बुक्सार से हम कह सकते हैं कि यहां से जो कंपनी राज है उसकी शुरुआत होती है। तो यहां पे हम कंपनी रूल को और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? कंपनी राज।
ओके तो कंपनी का राज कब चालू होता है? हम कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बुक्सार के बाद में। ठीक है, तो इसके बाद में ये होता है यहां पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिकॉज ट्रेड कर रही है, बड़े हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है, इंटर कंट्री ट्रेड्स चल रही हैं, ओपन सीज है, कोई वहां पे पायरेट्स का भी इशू हो सकता है, बाकी के आपके एनिमी कंट्रीज हैं, अलग अलग यूरोपियन पावर्स हैं, तो उन सब से फाइट करने के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए वो एक प्राइवेट आर्मी भी मेंटेन करते थे। और यही वो प्राइवेट आर्मी जिसमें इंडियंस को भी हायर करा जाता था और फिर जो बाकी के इंडियंस थे उनके अगेंस्ट में उन्हीं को ही यूज किया जाता था। इसके अलावा दे हैड द परमिशन टू मिंट देयर ओन कॉइन ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड धीरे धीरे दे स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस ऑल्सो। सो शुरुआत के अंदर में 1765 से पहले तक वहां पे वो अपने पास में क्रिमिनल जस्टिस की पावर, सिविल जस्टिस की पावर नहीं रखते थे, सिर्फ उन्होंने दीवानी राइट्स रखे थे, निजामी राइट जो थे वो नवाब को ही दिए हुए थे। लेकिन बाद में डुअल गवर्नमेंट को भी एंड कर दिया जाता है 1773 में और फिर वो सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस भी करते हैं। ओके लेकिन ये जो सारी पावर है, गवर्न करने की पावर है, वो भी उनको तभी मिल सकती है जब वहां की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, उस कंपनी को इसके लिए ऑथराइज करे। तो पहली बार ये सारा ऑथराइजेशन उनको मिलता है बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहां पे अगर आप लॉ का नाम ही पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, किसको रेगुलेटिंग एक्ट, किसको रेगुलेट करना है? तो यहां पे रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के लिए बनाया हुआ लॉ है। ये इंडिया के लिए बनाया हुआ लॉ नहीं था, ये कंपनी के लिए बनाया हुआ लॉ था जो कंपनी को पावर देता था। तो जो पहला ऐसा लॉ जो कंपनी को स्टैब्लिश भी करता है और उसको पावर भी देता है गवर्नेंस की, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके इसके बाद उसके 10 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 के अंदर में, जो यहां पे डुअल गवर्नमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी सिविल क्रिमिनल जस्टिस का भी राइट इनको प्रोवाइड कर देता है एडमिनिस्टर करने का, और उसके अलावा आपका जो रेवेन्यू का राइट है वो भी यहां पे कंपनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके लेकिन आपको क्या समझना है, एंड ऑफ द डे ये एक कंपनी ही है, बाकी की भी ब्रिटेन में कंपनीज है जिनको भी इस एरिया में ट्रेड करनी है, इट्स अ लिक्विडेटिव ट्रेड। ओके तो यहां पे चार्टर एक्ट 1813 से पहले तक कंपनी जो है उसके पास में फुल मोनोपोली होती है। ओके यानी कि सिर्फ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में, ईस्ट इंडीज में ट्रेड कर सकता है। लेकिन अब ब्रिटेन के अंदर में और भी कंपनीज है जो यहां ट्रेड करना चाहती हैं, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है जो यहां पे क्या करता है, जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है उसको एंड कर देता है, एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। ओके तो यहां पे कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग अ वेरी पावरफुल कंपनी, इसलिए उसको एक एक्सेप्शन मिलता है कि टी में सिर्फ ये ट्रेड करेगी और चाइना में, चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा वो भी सिर्फ इसी के साथ में होगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया जाता है। एंड उसके 20 साल ये जो ट्रेड मोनोपोली है टी और चाइना के अंदर में इनको मिलती है, ये भी सिर्फ नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। और इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से इनकी पूरी जो मोनोपोली उसको एंड कर दिया जाता है। ओके पूरी एंड कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पूरा ट्रेडिंग राइट है उसको भी खत्म कर दिया जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और इसका एक ही काम है कि ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में रिप्रेजेंट करना, जो गवर्नेंस करनी है ब्रिटिश इंडिया की उसको करना। तो वो मेन जो काम था, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर रही थी। यहां पे अगर मैं ब्रिटिश क्राउन लिख दूं, ओके यहां में अगर ब्रिटिश क्राउन लिख दूं और यहां पे अगर मैं इंडिया लिख दूं, तो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली अभी गवर्न नहीं कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंपावर कर रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन इंडिया को यहां पे गवर्न कर रही है। ओके तो ये कुछ रेगुलेशंस थे बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट जो यहां पे कंपनी को इंपावर करता था कि आप इस तरह से गवर्न कर सकते हो। ओके इसके बाद ईआईसी का फर्स्ट डेथ कब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ ईआईसी कब होता है? तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिबेलियन ऑफ 1857, या फिर जैसे हम इंडियन इसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। डू यू नो कौन थे वो स्वतंत्रता सेनानी? कई लोग शायद इस पर डिसएग्री करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट के कोई लीडर नहीं थे, बट फिर भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने वाले कौन थे?
सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, इसका आंसर अगर आप मुझे दे सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अ मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट कंपनी रूल। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की, कौन नहीं जानता है, मंगल पांडे को कौन नहीं जानता है, तात्या तोपे को कौन नहीं जानता है। तो यहां पे जो आपकी कंपनी है उसको पहली बार कुछ एटलीस्ट इंडियन लेवल पे जाके किसी ने इस तरीके से रिवोल्ट करा था, इस तरह से चैलेंज किया था। और यहां पे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक्सपोज हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन को फर्स्ट टाइम ये फील होता है कि यहां पे इंडिया जो है वो इतनी बड़ी टेरिटरी हो चुकी है, इतनी कॉम्प्लेक्स टेरिटरी हो चुकी है कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। एंड इसके बाद इस रिबेलियन का जब एंड होता है तो यहां पे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का भी डेथ नोट है वो लिखा जा चुका होता है। तो इसके बाद 1857 के बाद में ब्रिटिश क्राउन की आंखें खुलती हैं और वो इनेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को इनेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू कंपनी रूल को एस्टैब्लिश कर दिया, को अबॉलिश कर दिया जाता है। यानी कंपनी राज जो है वो एंड हो चुका है और चालू क्या हो चुका है, ब्रिटिश राज। ओके, तो यहां पे ब्रिटिश राज की शुरुआत कब मानी जाती है, 1858 से मानी जाती है कि कंपनी राज खत्म हो चुका है और क्राउन का राज या ब्रिटेन का राज अब चालू हो चुका है। और यहां पे जो पावर है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो जाती है। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको अभी जस्ट एक ड्रॉ करके दिखाया था कि पहले ब्रिटिश क्राउन है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी है और फिर इंडिया की गवर्नमेंट है। अब क्या है, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन है और उसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव हो चुकी है और डायरेक्टली यहां पे अब गवर्नमेंट करी जा रही है। इसके बाद जो 1858 का लॉ है, इससे पहले 1858 के लॉ से पहले 57 तक कौन गवर्न कर रहा था इंडिया को, कंपनी कर रही थी। और उस पूरे के पूरे सेटअप को हेड कौन करता था, गवर्नर जनरल। अब 1858 में एक नई पोजीशन क्रिएट करी जाती है वाइसरॉय की। ओके, और वैसे तो जो गवर्नर जनरल होता था इंडिया का, उसी को ये टाइटल दे दिया जाता है। लेकिन फर्क क्या है, गवर्नर जनरल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में वर्क कर रहा था। अब क्या है, वाइसरॉय डायरेक्टली यहां पे ब्रिटिश मोनार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया को क्रिएट किया जाता है। कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि भाई इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था। ओके, तो ये आप कह सकते हो कि वो कहीं ना कहीं आप कहो कि गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, let's keep it as first viceroy of India only. ओके, एनीवे तो यहां से वाइसरॉय की पोस्ट स्टार्ट होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से कंपनी राज से ब्रिटिश राज पे मूव करते हैं। और यहां पे देखिए, कमर्शियल जो एक्टिविटीज थी वो आपकी कंपनी की चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से एंड हो चुकी थी और यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी उसका एंड हो चुका है। यानी कि अब कंपनी के पास में कोई पावर नहीं है। तो अब एक चीज बच रही थी, विच इज कि इसको ऑन पेपर भी डिसॉल्व कर दिया जाए। तो यहां पे फाइनल डिसोल्यूशन हो जाता है कंपनी का इन 1874। ओके, तो कंपनी फॉर्मली डिसॉल्व हो जाती है इन 1874 में। ओके, 1874 में फर्स्ट डिसोल्यूशन इसका हो जाता है। तो ये प्लीज कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हो। 1858 से डिसोल्यूशन नहीं है, 1873 में एक बिल आता है, उसके बाद 1874 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो करीब 274 ईयर ओल्ड ये कंपनी रहती है। ओके, लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ओके, जिसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। तो कोई कंपनी है, उसका जो नाम है वो अपने आप में भी क्या है, एक ट्रेडमार्क है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं पिज्जा हट बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक कंपनी आती है। आपके दिमाग में सिर्फ पिज्जा नहीं आता, पिज्जा आता है पिज्जा हट का। मैकडोनल्ड्स में बोलता हूं, आपके दिमाग में बर्गर आता है, बट यू ऑल्सो गेट एन इमेज ऑफ द एम। तो यहां पे कहीं ना कहीं आप उस नाम को एक पर्टिकुलर कंपनी से, एंटिटी से रिलेट करते हो। तो सिमिलरली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऑल्दो ऑफिशियली ये ट्रेडमार्क नहीं थी, लेकिन इसका जो नाम था वो रिजर्व था, इट कुड नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन। तो यहां पे जो ये कंपनी 1874 में एंड होती है, इसका जो नाम है ये टेक ओवर करते हैं एक इंडियन जिनका नाम है संजीव मेहता। ओके, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, यूके के ही सिटीजन है, लंदन के सिटीजन है। तो संजीव मेहता क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वो खरीदते हैं और खुद की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन नाम से अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं इन 2010। ओके, 2005 में नाम खरीदते हैं, 2010 में नाम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। किस चीज की कंपनी है, तो एक लग्जरी
एक्सक्यूज मी, एक लग्जरी ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑब्वियसली चाय तो उसके अंदर में होगी ही, क्योंकि इंडियन टी जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है आपके यूके के अंदर में। इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, टी, कॉफी, चॉकलेट्स एंड लग्जरी फूड आइटम्स। तो यहां पे संजीव मेहता ने यहां पे कह सकते हैं हम सेकंड बर्थ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, तो 1874 में जो कंपनी आपकी डिसॉल्व हो चुकी थी उसको वापस से संजीव मेहता रिवाइज करते हैं विद अ न्यू आइडेंटिटी। ओके, यहां पे एक एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी की आइडेंटिटी है। इनका ये था कि हम उस जो कॉलोनियल उसका बैगेज है उसको रिमूव करना चाहते हैं, एंड नाउ वी वांट टू सेल दिस ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कंपैशनेट कंपनी जो लग्जरी फूड आइटम्स वापस से ईस्ट इंडीज के प्रोडक्ट्स की लंदन के अंदर में सेल करती है। सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द स्टोर जो ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन लाइक ऑल गुड थिंग्स, ये जो कंपनी है ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंस में पीछे रह जाती है। इट डजंट बिकम दैट पॉपुलर। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, प्रोडक्ट अच्छे थे या नहीं थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम की वजह से नहीं चली। बट करंट सिचुएशन ये है कि कंपनी जो है वो वापस से लिक्विडेशन में जा चुकी है। लिक्विडेशन मतलब दिवालिया हो चुके हैं, इसके एसेट्स को सेल करने की बात चल रही है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लेड टू क्लोजर, टू फॉर सम रीजन और दी अदर फाइनेंशियली ये कंपनी रन नहीं कर पाई। तो जो सेकंड बर्थ संजीव मेहता ने किया था 2026 में आके इसकी सेकंड डेथ भी हो जाती है। ओके, यहां पे जो राइट में आपको दिख रहा है, दिस वाज द कंपनीज फ्लैग। तो ये वाला फ्लैग था जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे रूल करती थी, तब इस फ्लैग को वो यूज करते थे एज टू शोकेस देयर अथॉरिटी। ओके, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आज के टाइम में सिर्फ एक कंपनी नहीं रही है, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है। ये जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, हमारे दिमाग के अंदर में कोई ऐसी कंपनी आती है या कोई ऐसी एंटिटी आती है जो हमें लगता है कि शायद एक्सप्लॉइट करने के लिए आई है, कहीं ना कहीं जो पावर है उसको मिसयूज कर रही है, या फिर जो लोग पावर में है उस कंपनी के थ्रू हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो ईआईसी जो है वो अपने आप में एक मेटाफॉर है। मेटाफर है किस चीज के लिए? कि यहां पे कॉर्पोरेट और स्टेट का नेक्सस है। तो जब भी हम देखते हैं कि भाई अंबानी मोदी जी के साथ में है और इस तरीके से अंबानी जो है वो पब्लिक को लूट रहा है, जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो कुछ ऐसा ही इमेज हमारे माइंड में क्रिएट करती है कि ब्रिटिशर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिली हुई है और ईस्ट इंडिया कंपनी हमें यहां पे एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऑलिगोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का और कंपनीज का यहां पे नेक्सस है, और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से कुछ कंपनीज ही हम पे रूल कर रही है। और कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है कि डिफरेंट टाइप के रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मॉडल्स कंपनीज यूज करती है, आपके गवर्नमेंट की यहां पे हेल्प यूज करती है टू बेसिकली लूट द पीपल। ओके, तो कहीं ना कहीं जो ईआईसी आज के टाइम में एक मेटाफर भी बन चुका है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स विथ रिगार्ड टू योर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेकंड डेथ। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो फुलफिल नहीं हो सकता है जब तक हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व ना कर ले। तो मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चन जो है शॉर्टलिस्ट करे हैं। सो लेट्स सी आप इनको आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। What do you think? Should I give the answer or not? Just let me know in the comment box. Future sessions में मैं आपको आंसर्स तभी बताऊंगा if you want कि मुझे यहाँ आंसर्स बताने चाहिए। वैसे आई एम श्योर आपको मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, फिर भी लेट्स सी कि आप फर्स्ट को आंसर कर सकते हैं क्या। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कैसे करेंगे? फर्स्ट लिखिए, उसके आगे 1A 1B 1C 1D, उसके बाद 2 का जब आंसर करें 2A 2B 2C 2D, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी? संजीव मेहता वाली नहीं पूछिए, पहली वाली पूछिए, तो वो कब हुई थी? आई एम श्योर यू नो कि इट वाज 1600। ओके, 1498, कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि 1498 का इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। लेट्स सी आप सेकंड को आंसर कर सकते हैं क्या? सेकंड क्वेश्चन है भाई, रॉयल चार्टर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जिससे फॉर्म हुई थी, उस टाइम में कौन किंग या क्वीन थे जिन्होंने इसको बेसिकली आपका ग्रांट किया था? सो इट वाज ग्रांटेड बाय, अगेन आंसर इज सी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। थर्ड पे आते, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एट इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज टू। तो यहां पे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पर्पस के लिए क्रिएट करा गया था? तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूं मैं ट्रिक? क्योंकि
क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑप्शन से ट्रिकी बनते हैं। जैसे कि यहां देखिए कॉलोनाइज इंडिया भी लिखा हुआ है एंड वी नो कि ये इनका लेट्स से 150 इयर्स लेटर ही जाके उन्होंने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया था। टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ये तो ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है। स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, सो यस दैट वाज पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बट दैट वाज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्वियसली ये नहीं है। तो ये हमने डिस्कस भी करा है कि यस दिस वाज द मेन पर्पस, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। ओके, आई एम श्योर आप ये सब आंसर कर पा रहे हैं। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फोर्थ पे आते हैं, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट। ओके, पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्टैब्लिश, कहां पे स्टैब्लिश हुई थी? तो पहली जो फैक्ट्री थी 1613 के अंदर में, हमने पढ़ा है ये सब अभी। ओके, ये कहां पे स्टैब्लिश हुई थी? सूरत के अंदर में, तो पहली फैक्ट्री सूरत में आती है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट इन। तो सब जगह मोनोपोली एंड हो जाती है। 1830 से 33 तक 20 साल के लिए उन्हें एक एक्सेप्शन मिलता है कि इन दो की मोनोपोली आपके पास रहेगी। तो वो किस चीज की थी? इसकी नहीं थी, इसकी नहीं थी, इसकी भी नहीं थी। इट वॉज फॉर टी एंड ट्रेड, टी की ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। वो टोटली इन कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी। दो और क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द कंपनी टू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने पावर ट्रांसफर कहां से कहां किया था? सो पहले कंपनी राज से, कंपनी राज से ब्रिटिश राज हो गया। तो ब्रिटिश राज ऑब्वियसली कांग्रेस के नहीं होगा, गवर्नर जनरल का नहीं होगा। इट वाज आल्सो नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट मेंट कि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इसके अंडर में, अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर में है। तो सिक्स्थ का आंसर है बी। एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मली डिसॉल्व्ड इन। तो अभी वाली नहीं, 2026 वाली नहीं, ओरिजिनल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका डिसोल्यूशन किस ईयर में होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए अगेन नॉट एन इजी क्वेश्चन बिकॉज ऑप्शंस जो हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। वी नो 1885 इज नॉट द आंसर बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ कांग्रेस फॉर्मेशन। तो ये कांग्रेस के फॉर्मेशन का ईयर है। Was it 1858? नहीं, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उससे पावर ट्रांसफर जरूर होती है। तो कहीं ना कहीं यहां से कंपनी इररेलेवेंट हो चुकी है, लेकिन यह भी आंसर नहीं है। और ना ही 1861 है जब एक इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। द रियल आंसर फॉर दिस इज 1874 जब कंपनी को प्रॉपरली यहां पे लिक्विडेट या डिसॉल्व कर दिया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्पेशल टॉपिक। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा। इंडियन एक्सप्रेस में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, बाकी न्यूज़पेपर्स में भी आए। हिंदू में ये न्यूज़पेपर, हिंदू के अंदर में ये जो आर्टिकल है ये मिसिंग था। आई थॉट कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो वी शुड कवर इट। इंटरेस्टिंग था इसलिए। ओके, तो ये था विथ रिगार्ड टू योर ईस्ट इंडिया कंपनी। आई एम श्योर आपने वो 7 क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिए होंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस आंसर्स। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you can let me know in the comment box also. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.